नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाया गया है इसमें कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड वन दरोगा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो आपका बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25%। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं, भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि कृषि भूमि में कितनी वृद्धि हुई तो वो हुई 25%। और अगर पूछा जाए कि खाद्यान्न उत्पादन में 1952 से लेकर 2010 तक कितनी वृद्धि हुई तो वो आपको ध्यान रखनी है कि 4 गुनी यानी 4 टाइम्स हुई है। फिर आपका आपका जो अगला प्रश्न है वो है, मिश्रित फसल का उदाहरण है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो गेहूं चना, गेहूं सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तो ये तीनों की तीनों आपके मिश्रित फसल के उदाहरण है। तो आपको अब समझना है कि जो मिश्रित फसल होती है वह क्या होती है। तो आप देख सकते हैं, मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। तो आपको अब समझ आया होगा कि जो मिश्रित खेती होती है उसमें हम करते क्या है कि जो आपकी दो क्रॉप्स होती है उनको एक साथ एक ही खेत में आपका उगाया जाता है। इसको उगाने का यह लाभ है कि इससे हानि होने की संभावना कम रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसलिए उगाते हैं, इससे आपकी जो लॉस होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि फसल के जो नष्ट होने जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर आपकी एक प्रकार की फसल अगर बाय द वे आपकी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाई तो दूसरी फसल से आपका उत्पादन हो सकता है। तो इसीलिए आपकी मिश्रित खेती की जाती है। और इसके उदाहरण आप जरूर ध्यान रखें, जो गेहूं चना, गेहूं सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तो ये आपकी मिश्रित फसल के उदाहरण हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, सोयाबीन कौन सी फसल है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ की फसल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोयाबीन है यह आपकी खरीफ की फसल है। और आपको पता होना चाहिए कि देख, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और आप अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंथ में उगाई जाती है तो आप ध्यान रखें, जून से अक्टूबर महीने तक ही आपकी फसल होती है। तो इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण खरीफ के फसल के उदाहरण हो गए आपके धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द। तो ये सारी की सारी आपकी जो खरीफ की फसल है उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, अंतर फसलीकरण का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो अंतर फसलीकरण है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। तो जो अंतर फसलीकरण है इसके उदाहरण है सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। तो ये दोनों के दोनों आपके अंतर फसलीकरण के उदाहरण है। तो अब आपको समझना है कि जो अंतर फसलीकरण है वो होता क्या है।
तो आप देख सकते हैं अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक निर्दिष्ट पैटर्न में एक ही खेत में उगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका मिश्रित खेती थी, उसी प्रकार से अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक निर्दिष्ट पैटर्न में एक ही खेत में आपका उगाया जाता है। फिर आगे आप देख सकते हैं कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल व एकांतर पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल को उगाया जाता है। तो इसमें क्या जाता है कि पहले कुछ जो आपकी पंक्तियां होंगी उसमें तो एक प्रकार की फसल को उगाते हैं, परंतु दूसरी जो आपकी पंक्ति होगी कुछ एकांतर पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल को उगाते हैं। और बाकी आपके जो उदाहरण आपने अभी ऊपर देखा जैसे सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया, तो इसमें क्या जाता है कि फसल का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। तो इस फसल का में हम करते क्या है कि अंतर फसलीकरण में दो फसल इस प्रकार से चुनते हैं कि जिनकी जो है पोषक तत्वों की डिमांड अलग अलग होती है। वो इसलिए करते हैं कि जिससे उनका जो है पोषक का जो अधिकतम उपयोग किया जा सके। और इसी प्रकार से इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है और इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए हम अंतर फसलीकरण को भी अपनाते हैं। तो ये सारे आपके जो फसल हैं, फसल चक्र है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके जो हैं लिए गए हैं। फिर अब आपको करना क्या है कि जो ये आपका जो प्रश्न है यहाँ पर भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो आप अभी जो है वीडियो को देखते हुए अभी कमेंट करके बताएं कि भारत में बाजरा प्रोडक्शन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम आप अभी कमेंट करके बताएं। तो आप अब पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पता है कि जो बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कौन कौन से लोग जो हैं कमेंट कर कर इसका जवाब देते हैं। तो आप जल्दी से इसका कमेंट कर कर जवाब दें बाजरा उत्पादक राज्यों के नाम। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वो है वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जवाब है ये सभी, जैसे गोबर, घरेलू कचरा, खरपतवार, तो इन सभी को मिलाकर आपका वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ, गोबर, घरेलू कचरा, खरपतवार आदि को गड्ढों में डाला जाता है। तो हम करते क्या है कि जो आपके जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, जितने भी आपका कृषि अपशिष्ट हो गया, गोबर हो गया, घरेलू कचरा हो गया, खरपतवार, तो इन सबको बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसमें डाला जाता है। और इसमें जो है आपके वर्मी जो आपके केंचुए होते हैं इनको भी डाला जाता है। तो ये केंचुए करते क्या है कि इन अपशिष्ट पदार्थों का निरस्तीकरण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो आप ध्यान में रखें कि ये सारी चीज़ें जैसे कि कृषि अपशिष्ट, गोबर, घरेलू कचरा, खरपतवार और केंचुओं के द्वारा आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है अलसी कौन सी फसल है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रबी की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलसी है यह रबी की फसल का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है अब रबी के फसल के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है और जो नवंबर से अप्रैल महीने तक होती है, इन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हो गया गेहूँ, चना, मटर, सरसों। तो ये सारे के सारे आपके रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है हरी खाद बनाने के लिए खेत में कौन से पौधे उगाते हैं। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि हरी खाद बनाने के लिए पटसन, मूंग, ग्वार, ये सभी प्रकार के पौधे खेत में उगाए जाते हैं। और इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए ये है, देख सकते हैं आप फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगाने के बाद
हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले खेतों में हल लगाने से पहले जो है कुछ इस प्रकार के पौधे जो है उगा दिए जाते हैं और फिर हल लगाकर इनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये पौधे सड़ गल कर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसी को आपका जो है हरी खाद कहा जाता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, कुएं कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दो प्रकार के। तो आपको ध्यान रखना है कि कुएं दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है खुदे हुए कुएं, दूसरा है नलकूप। तो अब आपको इनके बारे में जो ध्यान में रखना है वो है, तो आप देख सकते हैं खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को इकट्ठा किया जाता है, और जो नलकूप होता है नलकूप में पानी को गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। तो ये दो, इन दोनों में स्मॉल सा जो डिफरेंस है आपको ध्यान में रखना है कि जो खुदे हुए कुएं होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत जल होता है वो आपका इकट्ठा होता है, परंतु जो नलकूप होता है इसके सहारे से हम जो गहरे जल स्तर होते हैं वहां से पानी को ऊपर जो है खींचते हैं। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वो है, रेड सिंधी व साहीवाल किसकी प्रजाति है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाय की। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड सिंधी व साहीवाल गाय की प्रजाति है। तो आप कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रजाति है उनको देख सकते हैं। वो है आपकी जैसे जर्सी हो गया, ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फ्रीजियन, कैन खता। तो ये सारी की सारी आपकी गाय की प्रजाति है। फिर आपका अगला प्रश्न है, खरपतवार के उदाहरण हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। तो जो गोखरू जैंथियम, जो गाजर घास है इसका नाम है पार्थेनियम, और जो मोथा है ये सभी के सभी आपके खरपतवार के उदाहरण हैं। और आप देख सकते हैं खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि घट जाती है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं खरपतवार के उदाहरण हैं। फिर अगला प्रश्न है, एपिस डोरसेटा किसकी एक प्रजाति है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुमक्खी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एपिस डोरसेटा है यह आपकी मधुमक्खी की प्रजाति है। इसके साथ साथ आपको और प्रजातियां हैं जिनको ध्यान में रखना है, एपिस सेरेना, इंडिका एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा, इटली मक्खी। तो ये सारी की सारी आपकी जो है मधुमक्खी की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के नाम हैं। फिर अगला प्रश्न है, मेहसाना किसकी एक प्रजाति है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भैंस। तो आपको ध्यान रखना है कि महसाना भैंस की एक प्रजाति का नाम है। और इसके साथ आपको जो अन्य प्रजातियों के नाम याद रखने हैं वो हो गया आपका मुर्रा, भद्रावरी, सुरती। तो ये सारी की सारी आपकी जो है भैंस की प्रजातियों के नाम है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बाग लगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि बाग लगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह दोमट प्रकार की मिट्टी होती है। फिर आज का सवाल जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, और वह प्रश्न है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी पतझड़ में, ऑप्शन सी शीत ऋतु में, ऑप्शन डी बसंत में। तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दें कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। तो सभी लोग इसका जवाब जरूर दें, और आपको प्रश्न के बारे में जितना पता हो आप उतना लिख कर जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।